हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा क्या था, अफवाह क्षेत्र, अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने हिमालय यानी कि उत्तरी भारत की जो अफवाह तंत्र है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बट जो प्रायद्वीपीय भारत की जो अफवाह तंत्र है वो रह गई थी। उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। मतलब कि जल का बंटवारा किसके द्वारा होता है? पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। मतलब कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ यह यानी घाट फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यानी कि पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से निकलती हैं, पूर्व की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, ये जाकर गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या है, डेल्टा का निर्माण भी करती हैं भाई। पश्चिम घाट में से जो पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं भी हैं। पश्चिम घाट में जो पश्चिम की तरफ बहने वाली धाराएं कौन कौन सी भाई? नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, और जो ताप्ती है वो क्या है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जबलपुर से निकलती है। इसका आगे आएगा तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये नदियाँ क्या है कि ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत क्या है, छोटी होती हैं। नर्मदा द्रोणी के बारे में बात करते हैं, मतलब कि नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं भाई। नर्मदा का जो उद्गम मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी से के निकट है, या पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का भी निर्माण करती है। जबलपुर के निकट यानी कि जो जबलपुर के निकट जो संगमरमर के शैलों में यह एक क्या है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। मतलब कि पहाड़ी को काटती है तो क्या है, गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज से बहती है। यहाँ एक नदी त्रिउढ़ाल से गिरती है, जो एक नदी है, जो ये नदी है ये त्रिउढ़ाल से गिरती है। और कौन से वाटरफॉल का निर्माण करती है? धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है यहाँ पे। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल के निर्माण करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसी के साथ जो नर्मदा नदी की जो सहायक छोटी नदियाँ हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी जो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में क्या है, ये बहती हैं। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें नमामि देवी नर्मदे का योजना शुरू की गई थी, इसमें गंदगी न फैलाने के लिए। इसी के साथ हम ताप्ती द्रोणी के बारे में बात करते हैं। ताप्ती का जो उद्गम केंद्र मध्य प्रदेश के बैतूल के जिले में, सॉरी मैंने जबलपुर बोल दिया था बेटा, बट बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से में है। यह भी नर्मदा के जो समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। मतलब कि एक भ्रंश घाटी है वहाँ से बहती है। मतलब कि जो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, लेकिन इनकी लंबाई क्या है, बहुत ही कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। इनकी ये कहाँ कहाँ बहती है भाई? मध्य प्रदेश में भी है इसका विस्तार, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, मतलब सकड़ा है, इसलिए जो तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार हैं। मतलब कि पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं, साबरमती नदी, माही नदी और भारतपुजा और पेरियार हैं। इन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, ये भी देखना भाई लास्ट में। गोदावरी नदी, गोदावरी के बारे में बात और कर लेते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के डालों से निकलती है। मतलब कि महाराष्ट्र के जो नासिक जिला है वहाँ से पश्चिम डालों से निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है भाई। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका जो अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। जो प्रायद्वीप की जितनी नदियां हैं, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में यह 50% भाग पर बहती है। मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी और आंध्र प्रदेश में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो
स्थित है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियाँ भी हैं। कौन कौन सी है भाई? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा और वर्धा का। नेट में वेनगंगा और पेनगंगा काफ़ी बार पूछा गया है। एचटेट में पूछा गया है वेनगंगा और पेनगंगा के बारे में। किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और माजरा। इनमें से जो अंतिम 3 सहायक नदियाँ हैं ये क्या है? बड़ी हैं। कौन कौन सी? माजरा, वेनगंगा और जो पेनगंगा है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम करते हैं महानदी के बारे में बातें। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब कि ये क्या है? छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है, पठार है, वहाँ से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की जो लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका जो अपवाद क्षेत्र वो कहाँ? महाराष्ट्र में भी बहती है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी बहती हैं। इसी के साथ हम करते हैं कृष्णा नदी के बारे में बातें। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा जो लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर लंबाई है कृष्णा नदी की। इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं, तुंगभद्रा नदी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कोयना नदी, ये भी पूछी गई कई बार। घटप्रभा, मुशी, भीमा, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घटप्रभा नदी, मुशी और जो भीमा, इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक। कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। इसकी कुछ इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, यानी कि जो ये द्रोणी ये कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं भाई। कावेरी पश्चिमी घाट के जो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मगिरी नाम का जो पर्वत है वहाँ से ये निकलती है। कौन सी? कावेरी नदी। तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। मतलब तमिलनाडु को पार करते हुए कुडलूर के जो दक्षिण में कुडलूर नाम की एक जगह है, वहाँ उसके जो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके दक्षिण से। इसकी जो लंबाई कितनी है भाई? 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी। अमरावती है इसकी सहायक नदियाँ, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु में है, केरल में और कर्नाटक में है। यानी कि जो ये द्रोणी है इसकी सहायक नदियाँ कित कित है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रताप है यानी कि वाटरफॉल कहाँ पे है भाई? कावेरी नदी पर है। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर और बांग्लादेश और कोलार सौरण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। मतलब कि इससे जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना भाई, वो कहाँ पर पहुँचाई जाती है? मैसूर में, बेंगलोर में, कोलार के अंदर जो सौरण खाने हैं वहाँ प्रदान की जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा भाई? एंजिल वाटरफॉल। सॉरी, भारत का जो सबसे बड़ा वो जलप्रपात कौन सा है? भारत का पूछ रखा भाई, मैंने क्या बता दिया? वर्ल्ड का वो है, वो जो एंजिल फॉल है वो वर्ल्ड का है। ठीक है, एंजिल फॉल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल फॉल विश्व का। तो एंजिल, सॉरी ये लिखने में क्या, विश्व का क्या भाई? एंजिल फॉल। और जबकि भारत का सबसे बड़ा कौन सा भाई? भारत का कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पे पड़ता है भाई? कर्नाटक के जो शिमोगा जिले में पड़ता है। भारत का क्या है? कुचिकल। कुचिकल ये कहाँ पे पड़ता है भाई? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले में कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, याद रख लेना भाई। विश्व का तो है एंजिल वाटरफॉल, और जो इंडिया का क्या है? कुचिकल वाटरफॉल। कहाँ पे पड़ता है? शिमोगा में, कर्नाटक में। ठीक है, इसी के साथ इसके अतिरिक्त जो छोटी नदियाँ हैं उसके बारे में और बात करते हैं। पूर्व की तरफ बहती हैं,
इसके अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो कि पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, सौरण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो एटलस में दिखा, यानी कि आप आगे मैप में देखेंगे भाई, उसमें दिखाया गया है। ये छोटी नदियाँ हैं। इसी के साथ जो ये और देख लेते हैं झीलें। कश्मीर घाटी प्रसिद्ध डल झील, नाव वालों घरों और शिकारों से तो आप परिचित ही होंगे ही, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जो कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध डल झील है और नाव वाले घर हैं वहाँ पे, शिकारा से जो आप शिकार नाम के भी जो वही घर हैं, शिकारा और नाव वाले घरों से, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक वहाँ देखने के लिए, मतलब कि जो घूमने वाले जाते हैं वहाँ पे। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद मिलता है। अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती, अगर जो कश्मीर में, नैनीताल में और दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे झीलें नहीं होती, तो क्या उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? नहीं भाई, क्योंकि झीलों के कारण वहाँ की जो प्राकृतिक एरिया है वो काफ़ी सुहावना लगता है। आपके कभी यह जानने की कोशिश की होगी कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान की झीलों का क्या महत्व है? मतलब कि इसमें क्वेश्चन से कर रखे भाई। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त जो मानव के अन्य कारणों से भी जो झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। बड़े आकार वाली जो झील होती है उनको क्या कहते हैं? सागर बोल देते हैं। कैस्पियन सागर, मर्त सागर, लाल सागर। इसी के साथ जो भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अपवा वाले जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें, मतलब जो अर्ध शुष्क क्षेत्र वहाँ पे जो नदियों के द्वारा बनाई गई, नदियों का पानी पहुँचता तो वे वहाँ पे झीलें बनती हैं। चाहे कुछ ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, और कुछ ऐसी भी झीलें हैं जहाँ पे बर्फ का पानी आता रहता है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। ये भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोखुर झील कैसे बनती है। जैसे एक विसर्प बनती है पहले, तो जैसे जैसे विसर्प बड़े होते जाते हैं तो ये क्या है, अपने जगह को छोड़ के यहाँ पे क्या एक ऐसे गोखुर झील का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। स्पिट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में जो लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलारू झील। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलारू झील। अंतर्देशीय भागों वाली जो झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। क्या है ये? कभी कभी मौसम के कारण होती है। मतलब कि मौसम जैसे बारिश होती है तो वहाँ पे पानी चला जाता है, और बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा भाई। उदाहरण के लिए जो राजस्थान की जो सांबर झील है, जो एक लवणीय झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी का जो अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में पड़ती हैं, हिमानी द्वारा बनी हैं। मतलब कि जो बर्फ़ के पानी आता है उनका, उसके द्वारा बनी है। जब हिमानियों ने यह कोई द्रोणी गहरी बनाई, मतलब कि जैसे बर्फ़ अगर भारी बर्फ़ आके गिरती है तो वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है, और वो क्या है कि झील का स्थान ले लेता है। जब हिमानियों ने यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई तो वह बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गया। जो हिमानी मार्ग है वो बंद गई। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की जो वुलर झील है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है, ताज़े पानी की झील। ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकताल झील, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की जो झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है।
मतलब इसके अलावा जो जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने में भी झील का क्या निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये क्या है, जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई झीलें हैं। झीलें मानव के लिए जो अत्यधिक लाभदायक होती हैं, इसके लिए मानव के लिए ज़्यादा लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू करने के लिए जो सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं और सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जो जलीय तंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की जो प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटकों को यह आकर्षित करती है और मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का जो अर्थव्यवस्था में क्या मतलब है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रकाश डालती है जो नदियाँ वे संपूर्ण के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि जो संपूर्ण मानव इतिहास में जो नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो नदियों के द्वारा जो जल आता है वो क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है तथा यह हमें प्रकृति से मिला हुआ उपहार है भाई। अनेक जो मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि जो नदियों के तट ने जो प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आदिवासी जाते हैं उनको क्या अपनी ओर आकर्षित किया है। जहाँ पे नदी है वहाँ पे बसाव ज़्यादा होता है भाई। इसी कारण ये गांव तथा बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो कि नदी के किनारे पर स्थित है। मतलब कि जो नदी होती है उसके किनारे पर हर ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति हो जाती है। भारत जैसे देश के लिए यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में जो नदियों का महत्व बहुत अधिक है। इसी के साथ ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRPC देश के नदी सफाई कार्यक्रम का जो शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRPC के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए जो गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRP का उद्देश्य है नदियों के जल को में जो प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण के बारे में देख लेते भाई। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदियों के जल के अंदर जो मांग ज़्यादा है पानी की, इसी के कारण जो नदियों के अंदर प्रदूषण ज़्यादा होता है। इसके परिणाम स्वरूप मतलब कि जो मांग के कारण उसको हम ज़्यादा अलग तरीके से यूज करते हैं, जैसे उसमें कूड़ा कचरा फेंक दिया, उसमें अपने हथियार वगैरह साफ़ कर लिए। इसलिए ऐसी वैसी चीज़ें डालने से क्या है, इसका जो जल है वो प्रदूषण से ग्रसित हो रहा है। नदियों के जो अधिक जल की निकासी होती है तो उसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का जो प्रदूषण और अपरिष्कृत जो कचरे नदी में मिलते रहते हैं, यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी क्या प्रभावित करते हैं। जल प्रवाह में जो गंगा का लगभग 20% जल प्रवाह में जो गंगा का केवल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की जो गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए जो औद्योगिकरण और शहरीकरण ने इसको क्या है संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों के जो बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जैसे नमामि गंगे योजना चलाई गई, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा के लिए जो मध्य प्रदेश के लोगों ने महाराष्ट्र में क्या नमामि जो नर्मदे योजना चलाई गई, उसकी प्रदूषण को कम करने के लिए योजनाएं लागू की गई, अलग अलग योजनाएं लागू की गई इस प्रदूषण को कम करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यानी कि इसके जल को प्रदूषित होते
होने से मानव के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर और देख लेते भाई। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में से भाई मीठे पानी की झील है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में झील है। ये क्या है, कृत्रिम झील है ना, सॉरी प्राकृतिक झील है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई झील है, कृत्रिम नहीं है भाई। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई, सतपुड़ा से, ब्रह्मगिरी से, पश्चिमी घाट से, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आया था भाई, अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवण जहाँ पे सबसे ज़्यादा लवण है, राजस्थान में कौन सी भाई, सांबर झील, जहाँ से लवण निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी कौन सी है भाई, जिसे गंगा बोला गया है, क्या है, गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दो नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, कौन सी है, महानदी है, तुंगभद्रा, कृष्णा, क्या, ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, इसी के साथ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नागार्जुन बंद कौन सी नदी पर है भाई, कृष्णा नदी पर। राइटिंग को समझ लेना भाई। भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा। व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है, व्यास नदी। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी भाई, ताप्ती। पश्चिम बंगाल का शोक किस के नाम से जाने जाने वाली कौन सी नदी है भाई, दामोदर नदी। किस नदी में इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी नदी से निकलती है भाई, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी से निकलती है भाई, व्यास और झेलम से। कौन सी से निकलती है, संयुक्त नदी, इन दोनों से निकलती है, क्या, व्यास और झेलम से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास में किस नदी का स्रोत है। कौन सी नदी है रोहतांग दर्रे के पास में, व्यास नदी है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा गया। इसी के साथ नहीं देख लेते हैं भाई। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका नाम उद्गम हिमाचल प्रदेश में है, क्या भाई, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी है, व्यास नदी है, जिसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में है। व्यास का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है। सिंधु की सहायक नदी भी है भाई। भ्रंश अपवाद से होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है भाई, नर्मदा नदी और ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। दक्षिणी भारतीय नदी जो ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। दोनों में क्या है, वर्षा का जल कौन सी प्राप्त करती है भाई, नर्मदा नदी प्राप्त करती है दोनों में। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, लूनी नदी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है भाई, चेनाब में कौन सी नदी मिलती है भाई पाकिस्तान में। ये तो भाई एक मिनट रुको, ये इसका देखते हैं, फिर इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। यमुनोत्री हिमालय से निकलने वाली नदी, यमुना नदी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी नदी है जो चेनाब से मिलती है, झेलम होगी भाई, झेलम या रावी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है भाई, झेलम नदी है भाई, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर चेनाब से मिलती है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन सभी नदियों से रिलेटेड सब क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हमारा जो 3rd नंबर चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे हम 4th नंबर चैप्टर की। ये इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो क्लासेज हैं आपको मिल सकें। ठीक है, ये 9th क्लास के NCERT का 3rd चैप्टर है। कल करने वाले हैं हम 4th चैप्टर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।